हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर बीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की, और उसमें कल अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो कल अपन ने भौतिक प्रदेशों की कहानी देखी कि किस किस ने इनको विभाजित किया और किन किन भागों में विभाजित किया और कब किया। तो सबसे पहले अपने प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब आए थे 1967 में। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा। कोई काम के नहीं है, चले गए राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक लिखकर। फिर 1968 में एस.के. सेन साहब आए, उन्होंने जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। घुल मिल गए तीनों भाग, कोई काम के नहीं। फिर 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह आए, उन्होंने क्या किया? 3 भागों में बांटा। उसके बाद बहुत सारे उपभागों में बांट दिया, 3 भागों को भी बहुत सारे उपभागों में बांट दिया। तो फिर समझ में नहीं आया, फिर कैंसिल हो गया इनका। फिर लास्ट में 1994 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक लेकर आए, जिसमें उन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। यह हो जाएगा अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, ये अपना क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये अपना हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आज अपन बात करने वाले हैं हाड़ौती के पठार की या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो सबसे पहले इसके नाम की चर्चा करते हैं कि भाई इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्यों बोलते हैं। सबसे पहले तो पठारी प्रदेश क्यों बोलते हैं? पठार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी औसत ऊंचाई है वो समुद्र तल से 500 मीटर ऊंची है। कितनी है? 500 मीटर है। और अपने जो पठार होते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है? उसकी परिभाषा है कि समुद्र तल से 300 से 600 मीटर ऊंचा होना चाहिए। वह एरिया जो समुद्र तल से 300 मीटर से 600 मीटर तक ऊंचा हो वो पठार के अंतर्गत आएगा, और इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। तो ये होगा पठारी क्षेत्र। क्या होगा? पठारी क्षेत्र होगा, यानी कि यहाँ पर पठार पाया जाएगा। और हम बात करते हैं कि इसको हाड़ौती का पठार क्यों बोलते हैं। हाड़ौती का पठार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हाड़ा वंश के शासकों ने शासन किया। जिस तरह अपने मेवाड़ में गुइल वंश ने शासन किया, अपने आमेर में कछवार राजवंश ने शासन किया, अपने मारवाड़ में राठौड़ वंश ने शासन किया, उसी तरह अपने हाड़ौती में हाड़ा राजवंश के राजाओं ने शासन किया। और दक्षिणी पूर्वी ये इसकी क्या हो जाएगी? स्थिति हो जाएगी भाई, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। तो ये स्थिति क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। इसलिए इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और एक गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी बात अपन अच्छे से वेगनर के सिद्धांत में करेंगे कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें महाद्वीप महासागर कैसे बने, सबकी बात अपन अलग से एक वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो घुल मिल जाएगा और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसकी बात अपन अलग से करेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ आपको अच्छी दूंगा, तो उस वीडियो को भी देख लेना, मैं बनाऊंगा तब। तो अब बात करते हैं कि भाई इसका निर्माण कैसे हुआ। ज्वालामुखी होता है ना, जो ज्वालामुखी देखा हुआ आपने मोबाइल वगैरह में, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से भाई ज्वालामुखी निकलता है तो एक छेद से निकलता है, लेकिन कभी कभी ये दरारों से निकल जाता है। तो दरारों से जो लावा निकलता है उसकी वजह से अपने हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ। बहुत सालों पहले की बात है, करोड़ों वर्ष पहले की, यानी कि 14-15 करोड़ वर्ष पहले की बात होगी। इतने वर्ष पहले यहाँ पर ज्वालामुखी का दरारी उद्गार हुआ था, इसलिए हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ। उसके बाद इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जिंदगी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और इसका क्षेत्रफल है 24,185 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 24,185 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान का 6.49% रखता है। कितना? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.49% है। और आपको ये परसेंटेज निकालना आना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और इसका 24,185 वर्ग किलोमीटर है। उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, काट पीट कर 6.49% अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.49% है। और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% रहता है। कितना रहता है? 10%। इसलिए ये जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश
कौन सा दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर 40% जनसंख्या रहती है और उसका क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या की दृष्टि से उसका क्षेत्रफल कम है। और यहाँ पर भी 10% जनसंख्या 6.49% एरिया में रहती है, इसलिए राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाएगा जनघनत्व की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर 10% जनसंख्या रहती है और क्षेत्रफल 6.49% ही है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो मुख्य नदी है, हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी। अपन ने बात की थी अच्छे से नदियों में, चंबल नदी भाई यहाँ से ये फिर इटावा यूपी में यमुना में मिल जाती हैं, ये अपनी चंबल नदी हो जाएगी। इसकी अपन ने सभी विशेषताएं बीहड़ वगैरह सबकी बात की थी, तो ये अपने हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी हो जाएगी। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ जैसे पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, कुन्नू हो गई, अपने परवण हो गई, बहुत सारी नदियाँ हैं, आहू हो गई, तो ये बहुत सारी नदियाँ हैं, इसलिए ये सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश हो जाएगा। और भाई बहुत सारी नदियाँ हैं तो ये इसको काट रही हैं, हाड़ौती के प्रदेश को बहुत भागों में काट रही हैं, इसलिए इसको अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र बोला जाता है। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा, जब अपन क्या पढ़ेंगे, मानसून वगैरह पढ़ेंगे, तब मानसून दो भागों से बटेगा, हिंद महासागर का मानसून, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागरीय शाखा। तो बंगाल की जो खाड़ी शाखा है वो राजस्थान में 90% वर्षा करती हैं और अरब सागरीय शाखा 10% वर्षा करती हैं, केवल 10% और 90% बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती हैं वो अपने राजस्थान में हाड़ौती के पठार से ही क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। कहाँ से प्रवेश करती हैं, हाड़ौती के पठार से प्रवेश करती हैं, इसलिए हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है और 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश हो जाएगा। वर्षा हो रही है तो आर्द्रता यानी कि नमी भी यहाँ पर सर्वाधिक रहेगी। भाई जब बरसात के दिन आते हैं तो चारों तरफ अपन चिपचिपा महसूस करते हैं, तो उसी को नमी बोलते हैं। तो नमी भी सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश भी यही होगा। और यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ की मिट्टी की। यहाँ पर काली मिट्टी, वर्टिसोल, जिसको वैज्ञानिक भाषा में वर्टिसोल कहा जाता है, काली मिट्टी पाई जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, सोयाबीन होगी, कपास होगी, गन्ना होगी, धनिया जैसी फसलें यहाँ पर होती हैं। और जो ये अपना 12 है यहाँ पर सहरिया जनजाति, कौन सी, सहरिया जनजाति। और कोटा को अपन शिक्षा नगरी भी बोलते हैं और राजस्थान के औद्योगिक नगरी भी बोलते हैं। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र अपने कोटा में ही है। कहाँ पर है, कोटा में ही है। और बहुत सारी बातें हैं इसकी वैसे कि भाई ये अरावली पर्वतमाला और अपने ये कौन सा पर्वत हो जाएगा यहाँ पर, विंध्याचल पर्वत, उनके बीच में क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, संक्रांति प्रदेश। यानी कि इन दोनों के बीच में अरावली पर्वतमाला और अपना जो विंध्याचल पर्वत है उनके बीच में संक्रांति प्रदेश हो जाएगा। और जो अपनी बूंदी और सवाई माधोपुर, ये अपना बूंदी है और यहाँ पर अपना सवाई माधोपुर है, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर है। उन दोनों के बीच में महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये अपना छोटा सा भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार बहुत ही सिंपल है। वैसे राजस्थान के सभी भौतिक प्रदेश बहुत ही सिंपल हैं, बस इनको समझने की ज़रूरत है। तो ये अपना हाड़ौती का पठार खत्म होता है। इसके बाद इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, दक्कन का पठार और विंध्य का घाट क्षेत्र, दो भागों में, और उसके भी बहुत सारे भाग हो जाएंगे। तो उसकी बात अपन अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसकी कुछ सामान्य सी विशेषताएं हैं जिनको कल अपन लिखेंगे। तो एक बार और जल्दी से समझते हैं कि हाड़ौती के पठार को हाड़ौती क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा राजवंश के शासकों ने शासन किया। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति दक्षिणी पूर्व में है राजस्थान के। और इसका क्षेत्रफल 24,185 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10.49% है। 10% जनसंख्या यहाँ पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाएगा। और 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इसमें हो जाएंगे। उसके बाद अपन ने नदी देखी, चंबल नदी, और इसका ढलान पूछे आपसे। ढलान ये अपना दक्षिण वाला एरिया है। भाई हाड़ौती के पठार को अलग से देखो तो ये इसका दक्षिण वाला एरिया, ये उत्तर वाला एरिया, ये पूर्व वाला एरिया, ये पश्चिम वाला एरिया, यह अपना हाड़ौती का पठार। तो ज़्यादातर नदियाँ तो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही हैं। तो
तो नदियाँ कैसे बहती हैं, मतलब कि ऊंचाई वाले से नीचे की ओर बहती हैं, ऊंचे जगह से नीचे जगह की ओर बहती है। तो नदी भाई दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो इस हाड़ौती के पठार का ढलान भी किधर होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। या फिर जो अपनी मुख्य नदी है उसको देखो, चंबल नदी को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, तो इसका ढलान भी क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढलान हो जाएगा। चंबल नदी इसकी मुख्य नदी हो गई, और सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश यही हो जाएगा। अस्पष्ट अदर प्रवाह अंतरिक्ष में पाया जाता है। और इसके अलावा 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हो गए। बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा इसमें प्रवेश करती है। सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा ये अपनी अरावली पर्वतमाला और ये अपना विंध्याचल पर्वत, इनके बीच में ये संक्रांति प्रदेश की तरह कार्य करता है। कौन से प्रदेश की तरह, संक्रांति प्रदेश की तरह कार्य करता है। और बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। उसके अलावा यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसोल, जिसको इंग्लिश में यानी कि वैज्ञानिक भाषा में वर्टिसोल कहा जाता है, उसका विस्तार है। और यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा 12 में शहरी जनजाति और कोटा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र अपने कोटा में ही है। और ये इसकी सामान्य सी बातें हैं, तो ज़्यादा बड़ी बातें हैं नहीं, बस समझना है और कुछ भी नहीं करना है। आपने समझ लिया कि हाड़ौती का पठार कैसा है, ऐसा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद हो गया होगा जहाँ तक मैं आशा करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल है हाड़ौती का पठार। और मालवा का पठार इसके नीचे है, तो मालवा का पठार का उत्तरी भाग भी अपना हाड़ौती का पठार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर मालव जाति निवास करती हैं, और मालव जाति का व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो मालवा के पठार का उत्तरी भाग अपना हाड़ौती का पठार हो जाएगा। तो ये अपना हाड़ौती का पठार है, और इसकी सामान्य सी बातें हैं, ज़्यादा अपन ने बातें देखी नहीं। इसका क्षेत्रफल, जनघनत्व, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलवायु क्या है, कौन सी इसकी मुख्य नदी है, और इसका निर्माण कैसे हुआ, यही अपन ने बातें की हैं। तो कल अपन इसका क्या देखेंगे, उच्चावच के आधार पर इसका विभाजन देखेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चावच के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार और विंध्य का घाट क्षेत्र। उसकी बात अपन कल करेंगे, लेकिन कल तो अपन इसकी जो विशेषताएं हैं उसको एक बार समझ के फिर से उनको रिवाइज करके 2 मिनट में फिर उनको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप हाड़ौती के पठार की ये सब विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी और याद भी हो गई होगी, ऐसी आशा करता हूँ। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।